आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 5 ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 आज शुरू करेंगे। इससे पहले हमने चार पार्ट में चीजों को पढ़ रखा है। अब हमारे पास इस पार्ट में होगा इमरजेंसी प्रोविजन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और 3 टायर गवर्नमेंट, उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी सिचुएशन पे क्या चीजें हैं। मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाए तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उन चीजों को कैसे मैनेज करने का सोचा है, या फिर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों को मैनेज करेगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन में देखते हैं क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलोबरेट इमरजेंसी प्रोविजन टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को मीट करने के लिए, मीन्स कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या है, स्पेशल प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन है। और ये चीजों को क्या किया गया है, इलोबरेट में लिखा गया, मीन्स डिटेल में लिखा गया। जैसे द रेशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सोवर्जिनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये क्यों प्रोविजन डाला गया, ताकि क्या हो, ताकि हमारे देश में जो यूनिटी है, सोवर्जिनिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, इसको क्या कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेफ गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है इमरजेंसीज के लिए, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हो सकता है। क्या क्या इमरजेंसीज हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रेबेलियन, आर्टिकल 352। अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी आ जाए, किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी आएगा, या तो वॉर हो गया, एक दूसरे देश के बीच में वॉर हो गया, दूसरे एक्सटर्नल एग्रीगेशन, दूसरे देश हमारे देश के ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तीसरी चीजें क्या होगा, आर्म्ड रेबेलियन, मीन्स सिपाही ने अपने आप में ही क्या कर लिया, रेबेल करना शुरू कर दिया, सिपाही ने अपने आप में ही रिबेल करना शुरू कर दिया। ये किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत दिया गया है कि ये किसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नेशनल इमरजेंसी। दूसरे तरह का इमरजेंसी क्या होता है, दूसरे तरह का इमरजेंसी होता है आपका स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी क्या है, स्टेट इमरजेंसी है, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी क्या हो गया, फेल हो गया, मीन्स वहां के गवर्नमेंट फेल हो गए, वहां के सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी वो सारी चीजें फेल हो गई, तो वहां पर क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा स्टेट इमरजेंसी। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, मीन सेंटर के डायरेक्शन से चीजें नहीं चल रही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 365, तो वहां पर क्या बोला जाएगा, वहां पर बोला जाएगा स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग क्या है, 360 के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आता है किस ग्राउंड पे, कि किसी भी देश से क्या हो, फाइनेंशियली थ्रेट आ रहा है, कि हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल सारी चीजों को बर्बाद कर देंगे, तो उस केस में क्या होता है, उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित किया जाता है, जो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, ठीक है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर चली जाती है, जो भी पावर स्टेट के पास थी वो सारी पावर कहाँ चली जाती है, वो सारी पावर चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ भी चीजें नहीं बचती है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो भी फेडरल चीजें चल रही होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है। फेडरल चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यूनिटरी में कन्वर्ट होती है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किए हुए। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो भी फेडरल चीजें चल रही होती है, क्योंकि फेडरल में क्या है, फेडरल में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टेट का पावर कहाँ चला जाता है, स्टेट का पावर चला जाता है आपका सेंटर के पास। तो फेडरल चीजें किसमें चेक कन्वर्ट हो गई, फेडरल चीजें कन्वर्ट हो गई यूनिटरी में, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हुए, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज ए यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीजें हैं, क्या है, यही है यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पे जो फेडरल सिस्टम चल रही थी वो सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
थ्री टायर गवर्नमेंट। थ्री टायर गवर्नमेंट का क्या मतलब है? ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन provided for dual polity and content provision with regard to the organizations and powers of the center and the state। हमारे फेडरल के अकॉर्डिंग क्या है? अगर हम लोग फेडरल के अकॉर्डिंग चलें तो क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड करता है? फेडरल में डुअल पॉलिटी को प्रोवाइड करता है। क्या क्या डुअल पॉलिटी है? एक तो स्टेट है और एक सेंटर है। लेकिन हमारे भारत में क्या है? भारत में हमारे पास तीन है, एक लोकल पंचायती राज जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेटर द 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 have added a third tier of government। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? 73rd और 74 कब हुआ? ये 1992 में। इसने क्या किया? इसने थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट को जोड़ दिया, तीसरा टायर ऑफ गवर्नमेंट को जोड़ दिया। क्या था वो लोकल था। लोकल गवर्नमेंट को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? लोकल गवर्नमेंट को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पूरे पूरे विश्व में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा आपको। क्या? पूरे जगह पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं मिलेगा आपको? ये थ्री लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 gave constitutional recognition to the panchayat rural local government by adding a new part 9 and new schedule 11 to the constitution। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चीजों पंचायत को रिकॉग्नाइज किया, मीन्स लोकल गवर्नमेंट को क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। जिसमें कि क्या ऐड किया? पार्ट 9 ऐड किया। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को ऐड किया गया और शेड्यूल में एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में पार्ट 9 और शेड्यूल 11 को ऐड किया गया। दिस पार्ट प्रोवाइड्स फॉर ए थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ये पार्ट क्या प्रोवाइड करता है? थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ये क्या प्रोवाइड करता है? पंचायती राज तीसरा टायर, जो कि क्या है? पंचायती राज इन एवरी स्टेट, प्रत्येक स्टेट में। दैट इज पंचायत एट द विलेज लेवल पे पंचायत होगा। इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, मीन्स विलेज लेवल और इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? पंचायत होगा, पंचायती राज होगा। सिमिलरली द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू म्युनिसिपैलिटीज। क्या हुआ? 74th अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 1992 में। इसने किसको जन्म दिया? इसने जन्म दिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू द म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दिया। अकॉर्डिंग टू इसका कारण क्या हुआ? इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट आए, जो भी अर्बन जो शहरी क्षेत्र में लोकल गवर्नमेंट थे उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला, ठीक है। इसमें भी क्या ऐड किया गया? न्यू पार्ट 9A को ऐड किया गया एंड न्यू शेड्यूल 12 शेड्यूल को ऐड किया गया। उसमें पंचायत में क्या किया गया था? 9 पार्ट को ऐड किया गया था और 11 शेड्यूल को। लेकिन जब म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम में 9A पार्ट हुआ और शेड्यूल क्या हुआ? 12 शेड्यूल हुआ, ठीक है। दिस पार्ट प्रोवाइड्स फॉर थ्री टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट। तीन तरह की म्युनिसिपैलिटी प्रत्येक स्टेट में देते हैं। जैसे नगर पंचायत फॉर द ट्रांजिशनल एरिया, जो ट्रांजिशनल एरिया है उसमें नगर पंचायत होगा। और म्युनिसिपल काउंसिल फॉर द स्मॉलर अर्बन एरिया, जो छोटा शहरी क्षेत्र है उसमें क्या होगा? म्युनिसिपल काउंसिल होगा। और जो बड़ा लार्ज अर्बन एरिया है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। मीन्स तीन लेवल के क्या किया उन्होंने? तीन लेवल की चीजों को जोड़ दिया। एक जो ट्रांजिशन का क्या मतलब है? कि जो रूरल एरिया था वो अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें नगर पंचायत जोड़ दिया। उसको क्या बोला गया? उसमें नगर पंचायत हो जाएगा। और जो थोड़ा छोटा स्मॉल अर्बन एरिया है उसमें क्या होगा? उसमें म्युनिसिपल काउंसिल होगा। और जो बड़ा एरिया है, बड़ा अर्बन एरिया है, उसमें क्या होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, ठीक है। ये होगी बात आपकी थ्री टायर गवर्नमेंट के। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या मतलब है? द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या किया? 2011 में जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? कि एक नया स्टेटस मिल गया किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। नया स्टेटस और प्रोटेक्शन मिल गया संविधान की तरफ से एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मेड फॉलोइंग थ्री चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या किया? इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या किया? इसका कॉन्टेक्स्ट में तीन चेंजेस लाए। क्या क्या चेंजेस लाए? इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ए फंडामेंटल राइट्स। मीन्स आपका फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19। आप क्या कर सकते हैं? आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इट इंक्लूडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B के अकॉर्डिंग क्या होता है? आर्टिकल 43B के अकॉर्डिंग क्या कहता है?
कि डीपीएसपी भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, मीन्स इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी इंक्लूड किया जाएगा। इट एडेड ए न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंटाइटल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट जोड़ा गया? 9B पार्ट को जोड़ा गया, जिसको क्या बोला गया? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोला गया। क्या बोला गया उसको? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोला गया, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक है। ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। द न्यू पार्ट 9B contains various provisions to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manners। देखिए, द न्यू पार्ट 9B क्या कंटेंस करता है? एक प्रोविजन को कंटेंट करता है। वो क्या इंश्योर करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होगा, देश में फंक्शन करेगा इन ए डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल, मींस एक डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल की तरह फंक्शन करेगा। क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑटोनोमस होगा, इकोनॉमिकली साउंड मैनर करेगा, इकोनॉमिकली साउंड की तरह मैनर करेगा। ये क्या हो गया? ये 9B में जोड़ा गया। ठीक है। इट इम्पावर्स द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये क्या किया? पार्लियामेंट में क्या जोड़ा गया? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया। क्या? कैसे? कैसे इम्पावर किया? एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू मेक द अप्रोप्रिएट लॉ, ताकि क्या हो सके? स्टेट लेजिस्लेचर में क्या बन सके? अप्रोप्रिएट लॉ बन सके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के। ठीक है। ये हो गए हमारे टोटल लगभग कितने हो गए हमारे साइलेंट फीचर्स? साइलेंट फीचर्स टोटल हो गए हमारे पास 17 साइलेंट फीचर्स हैं। 17 साइलेंट फीचर्स हैं जो कि क्या हो रहा है? जो कि हम अभी इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 17 साइलेंट फीचर्स हैं। अब आते हैं हम लोग एक लास्ट टॉपिक पे, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ। किस तरीके से हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड एंड एडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज हुआ? पहला हुआ ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिटिक्स ने क्या किया? क्रिटिसाइज किस बेसिस पे क्या किया? एक बोरो कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे द क्रिटिक्स ओपन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया और कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। दे डिस्क्राइब इट एज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इसको क्या डिस्क्राइब किया? ये एक बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ए बैग ऑफ बोरोइंग, और ए हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, और एक पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मींस ये सारी चीजों का नाम दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया? हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, बैग ऑफ बोरोइंग, पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मींस ये सारे नाम दिए गए कि क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या है? बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। However, this criticism is unfair and illogical। जबकि क्या है? ये क्रिटिसिज्म अनफेयर है और इलॉजिकल है। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसे बोल रहे हैं हम लोग? द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फीचर्स borrowed from the other constitutions for their suitability to the Indian condition, at the same time avoiding their faults। देखिए, ये गलत बात है कि आप बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें बोरो है या फिर कोई भी न्यू या कोई भी चीजें ओरिजिनल नहीं है। ऐसा बात नहीं है। चीजें क्या है? हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया? जो भी हमने बोरो किया, जो भी चीजें लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? उसको चेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? चेंज किया, ताकि क्या हो सके? ताकि हमारे सोसाइटी के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो सके। ठीक है। ताकि क्या हो सके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सोसाइटी के ऊपर वो चीजें लागू हो सके। ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज कुछ भी नहीं किया गया। बहुत सारी चीजों को चेंज करके फिर हमने अपने में ऐड किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। ठीक है। While answering the above criticism in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, said, B.R. Ambedkar ने जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी को उन्होंने क्या कहा? One like to ask whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी पूछ सकता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है पूरे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में हमने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है, कोई भी उसमें कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। ये किसने बोला? ये बोला हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है। मोर देन 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted। लगभग 100 साल तक रोल किया गया जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। इट हैज बीन फॉलोड बाय मेनी कंट्रीज रिड्यूसिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशंस टू राइटिंग। फिर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को राइटिंग करने में
बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया इसको लिखने में। व्हाट द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हैज लॉन्ग बीन सेटल्ड, क्या स्कोप है इस कॉन्स्टिट्यूशन को लंबे में सेटल करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को क्या और पहचान मिलनी चाहिए पूरे विश्व में। ठीक है, गिवन दिस फैक्ट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस इन देयर मेन प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर, मीन्स अपने मेन प्रोविजन में क्या होना चाहिए, वो सिमिलर दिखने चाहिए। द ओनली न्यू थिंग्स इफ देयर कैन बी एनी इन ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड so late in the day are the variations made to remove the faults and accommodate it to need of the country, means ये जो लेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, जो लेट हुई है वो क्यों लेट हुई है, ताकि हमने क्या करा, हमने वो सारी चीजों को निकाला जो भी फॉल्ट थी या जो भी चीजें थी, उन सारी चीजों को निकाल करके हमारे सोसाइटी को जो जरूरत थी वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रेम किया है। हमने किसी भी देश से बोरो किया है, ठीक बात है, लेकिन एज जिस तरीके से उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से बोरो नहीं किया है, हमने अपने में जो चेंज होनी थी उन चीजों को चेंज करा है। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ब्लाइंड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज इज बेस्ट आई एम श्योर ऑन एन इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स ये जो चार्ज हमारे ऊपर आ रहा है, ये जो आरोप हमारे ऊपर आ रहा है कि हमने क्या करा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये गलत है। आप क्या करें, आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को जाकर के पढ़ें, फिर पता चलेगा कि हमने क्या चेंज करा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था, दूसरा क्रिटिसिज्म था कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। ये बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी क्यों है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 था वो क्या है, वो इतना ज्यादा लेंथी है और मैक्सिमम चीजें वहीं से ली गई, इसलिए हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, लेंथीएस्ट हो गया। The critics said that the framers of the constitutions have included a large number of provision of the Government of India Act of 1935 into the Constitutions of India। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो मैक्सिमम चीजों को क्या किया गया है, वहां से प्रोविजंस लिया गया है। ठीक है, हेंस दे कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कार्बन कॉपी ऑफ द एक्ट 1935 एक्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं ये कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट है। ठीक है, और एन अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935, और क्या है, और ये या तो कार्बन कॉपी है या तो अमेंडेड वर्जन ऑफ एक्ट ऑफ 1935 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन श्रीनिवासन ऑब्जर्व दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस ए क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। एन श्रीनिवासन ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंसेस, लैंग्वेज में भी और सब्सटेंस में भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्लोज कॉपी है, मींस क्लोजली रिलेटेड है। सिमिलरली सर आइवर जेनिन्स a British constitutionalist said that the constitution derives directly from the government of India Act 1935। किसने बोला, सर आइवोर जेनिंग्स ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसका है, डायरेक्टली कहां से ड्राइव किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, फ्रॉम विच इन फैक्ट मेनी ऑफ इट्स प्रोविजन आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो कि टेक्सचुअली कॉपी किए गए हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। Further, P.R. Deshmukh, a member of the Constituent Assembly, commented that the Constitution is essentially the Government of India Act of 1935 with only adult franchise added, जिसमें सिर्फ एडल्ट फ्रेंचाइज को जोड़ा गया है और सारी चीजें क्या है, सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, The same Dr. B.R. Ambedkar answered the above criticism in the Constituent Assembly in the following way: as the acquisition that the draft constitutions has reproduced a good part of the provision of the Government of India Act, means जो भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया तो गया है, ठीक बात है, लेकिन उसमें से जो भी अच्छी चीजें थी वो लिया गया है, ऐसा बात नहीं कि बुरी चीजें ली गई है, वो जो भी अच्छी चीजें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो चीजें ली गई है। ठीक है, आई मेक नो एपोलॉजीज, मैं इसके लिए कुछ भी माफी नहीं मांगूंगा। देयर इज नथिंग टू बी असेम्ड ऑफ एन बोरोइंग, मीन्स बोरो करने से कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरियन, nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of the constitution, किसी के पास भी पेटेंट राइट्स नहीं है, किस पे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फंडामेंटल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल आइडिया पे किसी ने भी अपना अधिकार को पेटेंट नहीं करवा रखा है। ठीक है, व्हाट आई एम सॉरी अबाउट इज दैट द प्रोविजन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, हम इस बात के लिए सॉरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हम इस बात के लिए सॉरी हैं
हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो जो लिया गया है वो मेनली हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लिया था। इसके लिए डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिया हुआ था। इसके लिए हम सॉरी हैं, लेकिन जो हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए सॉरी बिल्कुल भी नहीं है। बोरो करने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। किसी ने भी क्या कर रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर कोई अपना पेटेंट नहीं लिखवा रखा है। ठीक है, ये दूसरी क्रिटिसिज्म होगी। तीसरी क्रिटिसिज्म क्या है, अन इंडियन और एंटी इंडियन। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। मीन्स इसको अन इंडियन या एंटी इंडियन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन और स्पिरिट ऑफ इंडिया नहीं देखने को मिलता है। जैसे दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट्स अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। देखिए, हमने जो क्रिटिक्स ये कहना चाहते हैं, क्रिटिक्स कहने का मतलब है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कहना ये चाहते हैं हमने जो दूसरे देश से कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, जो भी प्रोविजन हमने लिया है दूसरे देश से, उस देश में इंडिया की सिचुएशन से कैसे रिलेट हो पाएगा। वो देश हो सकता है ज्यादा एडवांस हो, या हो सकता है हमारे हमारे तरह स्थिति नहीं हो उन चीजों को लेकर के। ठीक है, उस देश की तरह हमारे देश की स्थिति नहीं हो, तो फिर हमने वहां से क्यों लिया, हमने उस देश से क्यों लिया कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बोरो किया। ठीक है, के हनुमाथनिया ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेंटेड वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ बीना और सितार। हम किसके म्यूजिक चाह रहे थे, बीना और सितार का। बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। लेकिन यहाँ हमें क्या क्या म्यूजिक सुनने को मिला, इंग्लिश बैंड का म्यूजिक सुनने को मिला। किसके बारे में ये कमेंट कर रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि हमने म्यूजिक किसका सुनना चाहा, गिटार का, लेकिन हमें मिला क्या, इंग्लिश बैंड का म्यूजिक सुनने को मिला। क्या मतलब है कि हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन हमें कहाँ से मिला कॉन्स्टिट्यूशन, मिला हमें इंग्लिश बैंड से। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ठीक है, दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर एजुकेटेड दैट वाई। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा, जो लोकनाथ मिश्रा है अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, मच मोर ए स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट। जो हमारे लोकनाथ मिश्रा थे उन्होंने ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने क्या बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है मीन्स कैदी की तरह रहने का, मीन्स गुलाम की तरह रहने का। जो वेस्ट ने गुलाम किया है उसी तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया। ठीक है, फर्दर लक्ष्मी नारायण साहू also a member of the Constituent Assembly observed the ideals on which this draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India। मीन्स उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है जो इंडिया के फंडामेंटल से रिलेट कर रहा हो। कोई भी मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि क्या हो, इंडिया के फंडामेंटल से रिलेट कर पा रहा हो। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सुटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन सून आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जैसे ही ऑपरेशन में आएगा, जैसे ये लागू होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग किस पे बात, उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स इसमें गांधी जी का कोई रोल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियाज ऑफ द महात्मा गांधी। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी गांधी का फिलोसफी या कोई भी आइडिया नहीं लिया गया है। द फादर ऑफ द इंडियन नेशन मीन्स जो कि महात्मा गांधी कौन है, फादर ऑफ द इंडियन नेशन, लेकिन उनका कोई फिलोसफी या कोई आइडिया नहीं लिया गया। दे opened that the constitution should have been raised and built upon विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। मीन्स उनका क्या कहना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस अधिकार पर बनना चाहिए, विलेज पंचायत के अधिकार पे और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अधिकार पे। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हनुमान नाथिया said that is exactly the kind of constitution महात्मा गांधी did not want and did not envisage। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिस जो कि महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और ना वो लागू करना चाहते थे। ठीक है, टी प्रकाशन another member of the constituent assembly attributed this lapse of Ambedkar's non-participation in the Gandhian movement and the antagonism towards the Gandhian idea। जो टी कृष्णन है, टी प्रकाशन है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये इसलिए ऐसा है, गांधीयन का रोल इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि क्या था कि अंबेडकर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था कहां पर, गांधीयन मूवमेंट पे। गांधी जी का जितना भी मूवमेंट था उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था और इसी एंटागोनिस्ट के कारण क्या हुआ, उसमें कोई भी गांधीयन आइडिया
नहीं लिया गया संविधान में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर क्या है? ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगी टॉपिक। 5वां नंबर क्या है? एलिफेंटाइन साइज, मीन्स ये गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा है, मीन्स एक एलिफेंट के साइज की। द क्रिटिक्स स्टेट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बल्कि, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुत भारी है, बहुत बल्कि है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टू बल्कि एंड टू डिटेल्ड एंड कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट। बहुत बल्कि है, बहुत डिटेल्ड है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अननेसेसरी है, जिसका कोई जरूरत नहीं था। Sir Ivor Jennings, a British constitutionalist, observed that the provisions borrowed were not always well selected and that the constitution generally speaking was too long and complicated. मीन्स जो भी प्रोविजन सेलेक्ट किया गया था वो वेल सेलेक्टेड नहीं था, उसको अच्छी तरीके से सेलेक्ट नहीं किया गया था। जो भी चीजें वहां से ली गई थी उसको अच्छी तरीके से सिलेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, और जनरली क्या बोलते हैं उसको? इसलिए वॉज टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबा है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इन दिस कॉन्सेप्ट एच बी कामनाथ, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कमेंटेड। एच बी कामनाथ ने क्या कमेंट किया? द इम्बेलम ऑफ द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज एन एलिफेंट। इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया? हमने जो एक एक चिन्ह सिलेक्ट किया, वो क्या सिलेक्ट किया? वो सिलेक्ट किया एलिफेंट का। इट इज परहैप्स इन consonance with that our constitution too is bulkiest and that the world has produced। मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्किएस्ट है, बहुत ज्यादा भारी है। ठीक है, ही आल्सो सेड आई एम श्योर द हाउस डज नॉट एग्री दैट वी शुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन एलिफेंटाइन वन। मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि जो भी हाउस है वो इस बात को एग्री नहीं करेगा कि ये एक हमारा संविधान कैसे होना चाहिए, एक एलिफेंट साइज का होना चाहिए। ठीक है, ये हाउस एग्री नहीं करेगा, इन चीजों को हाउस एग्री नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पैराडाइज ऑफ द लोअर। छठा क्रिटिसिज्म क्या था? पैराडाइज ऑफ द लोअर। मेनली क्या है कि ये क्या बन गया था? पैराडाइज ऑफ द लोअर बन गया था। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लीगलिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? टू लीगलिस्टिक हो गया, मीन्स लीगल हो गया, और टू कॉम्प्लिकेटेड हो गया। They opened that the legal language and phraseology adopted in the constitutions make it a complex document। जो लीगल लैंग्वेज लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या करता है? वो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बनाता है। द सेम सर आइवर जेनिस कॉल्ड इट लोअर पैराडाइज। इसलिए सर आइवर जेनिस ने क्या बोला? इसको लोअर पैराडाइज बोला। लोअर मीन्स वकील का पैराडाइज बोला। In this context, H.K. Mahaswari, a member of the Constituent Assembly, observed the draft tends to make people more litigious, more inclined to go to the law courts। जो भी ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें उसने लोगों को क्या करेगा? जो भी ड्राफ्ट बनाया गया है वो ड्राफ्ट में लोगों को क्या, किस चीज के लिए मजबूर करेगा? वो कोर्ट जाए, वो लिटिगेशन में जाए। ठीक है, लेस truthful and less likely to follow the methods of truth and non-violence। less truthful और less follow the method of non-violence। ठीक है, if I may say so, the draft is really a lowest paradise। और अगर मैं कह सकता हूं तो सही में ड्राफ्ट क्या था? एक लोअर पैराडाइज था। एक क्या था? एक लोअर पैराडाइज था। ठीक है, it opens a vast avenues of litigations and will give our able and ingenious lawyer plenty of work to do। ठीक है, similarly P.R. Deshmukh, another members of the Constituent Assembly, said, I should, however, like to say that the draft of the articles that have been brought before the House by Dr. B.R. Ambedkar seems to my mind to be far too penurious, like the penurious tomes of the law manual। मीन्स किस तरीके से देखने को मिल रहा है? पेंडोरियस टॉम्स की तरह देखने को मिल रहा है। जो भी लॉ मैनुअल में पेंडोरियस टॉम्स है उस तरीके को देखने को मिल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ए डॉक्यूमेंट डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन हार्डली यूजेस सो मच ऑफ पैडिंग एंड सो मच ऑफ वेरी वेज। जो डॉक्यूमेंट हमें डील करनी है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हार्डली यूज कर रहा है क्या? सो मच ऑफ पैडिंग एंड सो मच ऑफ वेरी वेज। परहैप्स इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू कंपोज ए डॉक्यूमेंट्स व्हिच शुड बी टू माय माइंड। लेकिन परहैप्स इसको क्या बोला जाता है कि हमारे दिमाग के अनुसार क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करना या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। नॉट ए लॉ मैनुअल बट ए सोशल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। ये हमें लॉ मैनुअल नहीं बना था कॉन्स्टिट्यूशन को हमें लॉ मैनुअल नहीं बनाना था। क्या बनाना था हमें? कॉन्स्टिट्यूशन को सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बनाना था। ए वाइब्रेटिंग, पल्सेटिंग एंड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, जो कि क्या हो? वाइब्रेटिंग हो, पल्सेटिंग हो और लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट हो। बट टू अवर मिसफॉर्चून दैट वाज नॉट टू बी। ये हमारा मिसफॉर्चून है, वो ऐसा
नहीं है। वी हैव बीन बर्डन विथ सो मच ऑफ वर्ड्स, हमें बहुत सारे वर्ड्स के बर्डन दिया गया है। वी हैव बीन बर्डन ऑफ सो मच ऑफ वर्ड्स, हमें क्या किया गया है, हमें बहुत सारे वर्ड्स का बर्डन दिया गया है। वर्ड्स एंड वर्ड्स विच कुड बी वेरी इजिली एलिमिनेटेड, वो वर्ड्स जो कि रख सकते हैं और वो वर्ड्स जो इजिली एलिमिनेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या, ये था हमारा टोटल क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, कीप स्टडिंग।